हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की इस वीडियो में हम लोग जून मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इस चैनल पर हम लोग हर महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह डिस्कस करते हैं और उसके बाद में हम लोग उसी मंथ से रिलेटेड टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो लगातार ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती हैं और आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आ चुका है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 के बाद में इसका एक पार्ट और आएगा। 3 पार्ट में हम लोग जून मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को कवर करेंगे और जैसे ही सारे के सारे वीडियोस आ जाएंगे इसके तुरंत बाद में आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को पीडीएफ और कहां से मिल सकती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी गई हैं, आप लोग देखिए, जहां से आप लोग इजीली कनेक्ट हो सकते हैं वहां से इजीली कनेक्ट होइए और इसकी पीडीएफ आप लोग लीजिए। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो चाहे फिर स्केल 1 हो जाए, ऑफिस असिस्टेंट हो जाए, स्केल 2 या स्केल 3, इन सभी एग्जाम्स के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और थोड़ी सी मेहनत के साथ में आप लोग इसमें ठीक ठाक नंबर ले आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, जो प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बनाई है वहां पर हम लोगों ने जनवरी से लेकर जून तक के सारे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे, तो आप लोग जाकर उन सारे वीडियोस को देखना चाहें तो देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर मैक्सिमम हर मंथ का पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। बीच में कुछ महीने की पीडीएफ मैं नहीं डाल पाया था, वो मेरे से मिसप्लेस भी हो गई मुझसे, ठीक है, लेकिन उसके बाद में मैंने चीज़ों को कंटिन्यू कर दिया है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम पर बाकी मंथ के जो उसके पीडीएफ है आप लोग वहां पर ले सकते हैं। आज फिलहाल हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं, मैं फिर से एक बार आप लोगों से बोलूंगा कि जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूं इतनी देर में आप लोग आंसर देने की कोशिश किया करिए। खुद से एक बार आंसर दीजिए, उसके बाद क्या सही है क्या गलत है तो मैं बता ही रहा हूं। तो चलिए बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आरबीआई हैज क्रिएटेड ए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF ऑफ वर्थ हाउ मच रुपीज टू बूस्ट डिजिटलाइजेशन। आरबीआई ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF का निर्माण किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 500 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी, 500 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। छोटे शहरों और कस्बों में पॉइंट ऑफ सेल, छोटे शहरों और कस्बों में पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आरबीआई ने 500 करोड़ रुपए के एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको कि हम लोग PIDF के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण किया है, जिसमें इनिशियली अभी 250 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूट कर दिया है। टोटल 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने हैं, जिसमें से कि अभी जो है इनिशियली 250 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन आरबीआई के द्वारा किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच प्राइवेट सेक्टर बैंक लॉन्च्ड द समर ट्रीट्स कैंपेन रिसेंटली। हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर होगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन को आसान बनाने के लिए मर्चेंट और सैलरीड पर्सन को ऑफर्स प्रोवाइड करने के लिए ये कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया है HDFC बैंक द्वारा। और HDFC बैंक के अगर MD की अगर हम लोग बात करें तो आदित्य पुरी जी जो हैं वो HDFC बैंक के MD हैं। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसके साथ साथ में येस बैंक, RBL बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पिछले कई सारे वीडियोज़ में हम लोग जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के कर रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ और अभी इसी वीडियो के पार्ट 1 में भी इन सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर के बारे में मैंने बताया था। तो अब तक आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर चल रही है। आप लोग याद करिए, एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं और ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट करके बताइए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट विल बी इंडियाज ग्रोथ रेट इन ईयर फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स SPF स्पॉन्सर्ड बाय आरबीआई। आरबीआई द्वारा प्रायोजित सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स SPF के अनुसार वित्त वर्ष 21 होगा, यहाँ पर 11 मैंने गलत लिखा है, ये होगा 21, ठीक है ना। 21 में भारत की विकास दर क्या होगी। और ऑप्शंस जो हैं ये आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -1.5, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी -1.5 इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने अभी हाल ही में अपने 3 सर्वे का रिजल्ट रिलीज किया हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले आरबीआई ने 3 सर्वे कराए हुए थे। कितने? 3 सर्वे कराए हुए थे, ठीक है ना। और उसी सर्वे का रिजल्ट अभी आरबीआई ने रिलीज किया, जिसके अनुसार ये डाटा हम लोगों को मिला। जो पहला सर्वे कराया गया था उसका क्या नाम था? पहले सर्वे का नाम था कंज्यूमर
कॉन्फिडेंस सर्वे, CCS के नाम से हम लोग जानते हैं जिसको, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे मई 2020 में ये कराया गया था, मई 2020 में कराया गया था। इस नाम से पहला सर्वे कराया गया जिसमें कंज्यूमर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो कोरोना की वजह से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और इसी कारण फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स का जो हमारा रैंकिंग है वो ड्रास्टिकली कम हो गया है। कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाने की वजह से, कोरोना की वजह से, जो हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, ये ड्रास्टिकली कम हो गया है। और दूसरा सर्वे जो RBI ने कराया था उसका नाम क्या था, तो सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स नाम से दूसरा सर्वे कराया गया था और इसी के अनुसार इंडिया की GDP जो है फिनेंशियल ईयर 2021 में -1.5 रहने का अनुमान है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और तीसरा सर्वे जो कराया गया था वो किस नाम से कराया गया था, तीसरा सर्वे था इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, मई 2020 नाम से तीसरा सर्वे कराया गया था जिसको कि हम लोग शॉर्ट में IESH के नाम से भी जानते हैं। ये मई 2020 में कराया गया था। IESH मतलब, इसका मतलब हो जाएगा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, मई 2020 में कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेम द इंडियन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर एट द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे हाल ही में विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजीव टोपनो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राजीव टोपनो इसका आंसर हो जाएगा। और ये अभी PMO में ऑफिसर हैं, वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करने से पहले राजीव टोपनो जी जो हैं ये अभी PMO में ऑफिसर्स हैं और ये 1996 बैच के गुजरात कैडर के, 1996 बैच के गुजरात कैडर के ये IAS ऑफिसर हैं और इनका टेन्योर जो होगा वर्ल्ड बैंक में इनका टेन्योर जो है वो 3 साल के लिए रहेगा। 3 साल के लिए ये लोग जो है इस पद पे काम, राजीव टोपनो जी इस पद पर काम करेंगे, एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर के पद पर वर्ल्ड बैंक में काम करेंगे। यहाँ पर बात वर्ल्ड बैंक की हुई है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेविड मालपास हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार मैं हर क्वेश्चन में वर्ल्ड प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर ये बता रहा हूँ और पिछले 3-4 महीनों से मैं लगातार बता रहा हूँ, जनवरी से हम ये वीडियो लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप लोगों को अब तक याद हो जाना चाहिए। इसके लिए अलग से वीडियो बनाने के लिए, इसको अलग से नोट डाउन करने के लिए, इसके लिए अलग से PDF की ज़रूरत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के साथ में इसको करा देता हूँ। आप लोग पढ़ा भी करिए जो PDF वगैरह जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर रहता है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहता। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि PDF अपने रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए, एग्जाम टाइम पे आप लोग उसको जो रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले वीडियो वगैरह जरूर देखिए क्योंकि वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग PDF से भी जब पढ़ा करिए तो कोई बैंक आ रही है तो उसका हेडक्वार्टर, उसकी टैगलाइन, उसकी MD CMD कौन है, कोई नई कंट्री आ रही है तो उसकी कैपिटल करेंसी क्या है, कोई नया स्टेट आ रहा है, नया स्टेट नहीं मतलब जो भी स्टेट आ रहा है उसका गवर्नर कौन है, उसके CM कौन है, ठीक है ना, कैपिटल कौन है, कौन कौन से नेशनल पार्क वहाँ पर होते हैं, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सब आप लोग हर क्वेश्चन के साथ में तैयार करिए। अलग से स्टैटिक के वीडियो के लिए इंतजार मत करिए, अलग से इसकी PDF के लिए इंतजार मत करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who was appointed as India's permanent representative to WTO recently? हाल ही में WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्रजेंद्र नवनीत, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ब्रजेंद्र नवनीत इसका आंसर हो जाएगा। और ये अभी हाल ही में PMO में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। नवनीत जी जो है ये PMO में अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और ये 1999 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर हैं। 1999 बैच के तमिलनाडु कैडर के ये IAS ऑफिसर हैं और यहाँ पर बात हुई है WTO की, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और इसके DG की बात करें हम लोग डायरेक्टर जनरल की तो रॉबर्टो अज़वेदो जो है इसके डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रॉबर्टो अज़वेदो जो है इसके डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। सेबी हैज़ रीअरेंज्ड द कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी रिसेंटली, हु चेयर्स द कमेटी। सेबी ने अभी हाल ही में कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी को पुनर्व्यवस्थित किया है, ठीक है ना, रीअरेंज्ड किया है। उस समिति का अध्यक्ष कौन है, इसमें ये पूछा गया और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अशोक दलवानी, ऑप्शन नंबर ई अशोक दलवानी इसका आंसर हो जाएगा। और ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, इन्हें इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। और सेबी के CGM अली असगर एस मिथावानी को कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया है। टोटल 17 मेंबर हैं इस कमेटी में, इस कमेटी में टोटल 17 मेंबर हैं, ठीक है ना। और इस कमेटी का काम क्या है, इस कमेटी का क्या काम है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो ये कमेटी जो है
कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन से रिलेटेड इशू को एग्जामिन करेगी, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो है अपना रिकमेंडेशन देगी, डिलीवरी मैकेनिज्म और वेयर हाउस से रिलेटेड क्या मैटर्स हैं उसके बारे में सुझाव देगी, मार्केट सेफ्टी, इफ़िशियंसी, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी, कॉस्ट रिडक्शन के बारे में भी जो है ये अपने सुझाव सेबी को देगी। और यहाँ पर बात हुई है सेबी की यहाँ पर बात हुई है, तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है ना। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और इसके चेयरमैन की अगर हम बात करेंगे तो अजय त्यागी जी जो हैं सेबी के चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हिच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐप टू ओपन करंट अकाउंट्स? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए अपनी तरह का पहला ऐप पेश किया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा इंडसलैंड बैंक, ठीक है। इंडसलैंड बैंक ने करंट अकाउंट खोलने के लिए अपनी तरह का देश का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप का क्या नाम है? तो इस ऐप का नाम है इंडस कॉर्पोरेट, ठीक ना। इस ऐप का नाम है इंडस कॉर्पोरेट। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इंडसलैंड बैंक द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए, इंडसलैंड बैंक द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। तो ये नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडस कॉर्पोरेट जो है इसका इंडसलैंड बैंक द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम है। इसमें सब कुछ पेपरलेस होगा। इस ऐप के माध्यम से जो कुछ भी फैसिलिटी मिलेंगी सब कुछ पेपरलेस मिलेंगी और कुछ ही घंटों में करंट अकाउंट जो है खुल जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है इंडसलैंड बैंक की, ठीक है ना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुमंत कठपालिया जो है इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अरुण तिवारी जी जो हैं इंडसलैंड बैंक के चेयरमैन हो जाएंगे। और टैगलाइन की अगर हम लोग बात करते हैं, इंडसलैंड बैंक के टैगलाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी टैगलाइन हो जाएगी वी मेक यू फील रिचर। फिर से सुनिए आप लोग इसकी टैगलाइन, वी मेक यू फील रिचर। ये बात हो गई इंडसलैंड बैंक की। अब यहाँ पर आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक हैं। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर, इनके एमडी और सीईओ, इनकी टैगलाइन क्या है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हम लोग अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Which private bank has partnered with Mastercard India and Worldline India to launch Soft POS? किस निजी बैंक ने सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड इंडिया और वर्ल्डलाइन इंडिया के साथ में साझेदारी की है? और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक, मास्टरकार्ड इंडिया और वर्ल्डलाइन इंडिया, इन तीनों ने मिलकर सॉफ्ट पीओएस जो है ये लॉन्च किया हुआ है। और यहाँ पर बात हुई है एचडीएफसी बैंक की, यस बैंक की, डीबीएस बैंक की और आईसीआईसीआई बैंक की। तो इनका हेडक्वार्टर आप लोग बताइए। मैं बार बार ये पूछूंगा जब तक आप लोग कमेंट करके बताने नहीं लगेंगे कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनके एमडी और सीईओ कौन है और इनकी टैगलाइन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग हर क्वेश्चन के साथ में बताइए, मुंह से निकलना चाहिए आप लोगों के साथ में कि इसका क्या हेडक्वार्टर होगा, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, क्या टैगलाइन, ये सारी चीज़ें आप लोगों के मुंह से हर क्वेश्चन के साथ में निकलनी चाहिए। और अगर हम लोग बात करें सॉफ्ट पीओएस की, तो यह इंडिया की पहली फिनेंशियल पेमेंट सर्विस होगी जो सभी स्मार्टफोन्स को मर्चेंट पीओएस टर्मिनल में कन्वर्ट कर देगी। इसके माध्यम से ऑफलाइन मर्चेंट और किराना स्टोर वाले अपने मोबाइल के माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकेंगे। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक ना। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। मास्टर कार्ड के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, मास्टर कार्ड के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की हम लोग बात करेंगे तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा न्यूयॉर्क यूएसए में, ये न्यूयॉर्क यूएसए में हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्ल्ड लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्ल्ड लाइन का हेडक्वार्टर जो है वो बेजोंस फ्रांस में हो जाएगा। कहाँ पर? बेजोंस फ्रांस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सिस बैंक का मैंने बता दिया, बाकी यस बैंक, एचडीएफसी, डीबीएस और आईसीआईसीआई बैंक, इनका हेडक्वार्टर टैगलाइन आप लोग बताइए। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हिच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL टू फैसिलिटेट रियल टाइम पेमेंट ऑफ ट्रक ड्राइवर्स? ट्रक ड्राइवरों के लिए वास्तविक समय पर भुगतान की सुविधा के लिए किस बैंक ने परिवहन निगम लिमिटेड TCIL के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीबीएस बैंक। ऑप्शन नंबर ए डीबीएस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ट्रक ड्राइवर्स को डीबीएस रैपिड सोल्यूशन के माध्यम से रियल टाइम पेमेंट फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करने के लिए डीबीएस बैंक ने TCIL के साथ में पार्टनरशिप किया है। और यहाँ पर बात हुई है डीबीएस बैंक की, तो डीबीएस ग्रुप का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो सिंगापुर में हो जाएगा, ठीक है ना।
डीबीएस ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में हो जाएगा। डीबीएस इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। टीसीआईएल का कॉर्पोरेट ऑफिस जो है ये गुरुग्राम में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदय कोटक। उदय कोटक इसका आंसर हो जाएगा। उदय कोटक जी जो है ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं। इन्हें सीआईआई का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है और इन्होंने विक्रम किर्लोस्कर जी को रिप्लेस किया है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सीआईआई के नए प्रेसिडेंट के रूप में उदय कोटक जी ने किसको रिप्लेस किया, तो उस कंडीशन में विक्रम किर्लोस्कर आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना होगा एग्जामिनर को तो किसको रिप्लेस किया गया है ये भी पूछ सकता है। तो उदय कोटक जी ने जो है विक्रम किर्लोस्कर को जो है रिप्लेस किया है। और बजाज फिनसर्व के चेयरमैन और एमडी संजीव बजाज को सीआईआई का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, संजीव बजाज प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? प्रेसिडेंट उदय कोटक जी को बनाया गया है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाता सीआईआई का किसे बनाया गया है तो बजाज फिनसर्व के चेयरमैन और एमडी संजीव बजाज जी को इसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज हैज़ प्रिडिक्टेड इंडियाज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू बी रिड्यूस्ड बाय हाउ मच परसेंटेज इन फिजिकल ईयर 2021। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को कितने प्रतिशत तक कम होने का अनुमान लगाया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 4%। ऑप्शन नंबर ई 4% इसका आंसर हो जाएगा। और मूडीज की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क यूएसए में मूडीज का हेडक्वार्टर हो जाएगा। आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ सुब्रमण्यम सुंदर एज एमडी एंड सीईओ ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक एलवीबी रिसेंटली। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एलवीबी लोकेटेड? हाल ही में आरबीआई ने सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में बढ़ाया है। लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और ये भी 30 नवंबर 2020 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। और लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता था। तो आप लोगों को क्वेश्चन जब भी पढ़ा करिए उससे जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है वो तो उस क्वेश्चन का आंसर होता है, लेकिन कई बार हम लोग इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन से हमको मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन से इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको क्या मिल रही है? इसमें इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल बढ़ा दिया है 6 महीने के लिए। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि एमडी और सीईओ, लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? तो इस कंडीशन में सुब्रमण्यम सुंदर जो है इसका आंसर होता। तो ये भी आप लोग नाम वगैरह भी याद रखा करिए। कई बार क्वेश्चन से इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी हमको मिलती है तो वो भी आप लोग याद रखने की कोशिश किया करिए। नेक्स्ट देखेंगे, सेबी एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी नॉर्म्स टिल अगस्त 2020। सेबी ने पावर ऑफ अटॉर्नी नॉर्म्स की समय सीमा कितने अगस्त तक बढ़ा दी है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा 1 अगस्त, ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त 2020 तक जो है इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यह एक डॉक्यूमेंट है जो किसी व्यक्ति को या संस्था को प्रॉपर्टी, मेडिकल या फिर फाइनेंशियल मैटर को मैनेज करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन को नियुक्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, फिर से सुनिए आप लोग, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? यह एक डॉक्यूमेंट है जो किसी व्यक्ति को या संस्था को प्रॉपर्टी, मेडिकल या फिर फाइनेंशियल मैटर को मैनेज करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को नियुक्त करने की अनुमति देता है। यहाँ पर बात हुई है सेबी की। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा और सेबी की अगर हम लोग चेयरमैन की बात करेंगे तो अजय त्यागी जी जो है वो सेबी के चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हिच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ एक्वायर्ड ए 24.19% स्टेक इन डिश टीवी इंडिया लिमिटेड? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा यस बैंक, ऑप्शन नंबर ए यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और यस बैंक के साथ में बाकी ये सारी और जो भी बैंकें हैं इनका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप लोग ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखेंगे, यस बैंक पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी ऐप टू लॉन्च ए कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल कार्ड
यस बैंक ने संपर्क रहित यात्रा कार्ड शुरू करने के लिए किस कंपनी या ऐप के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई चलो ऐप। ऑप्शन नंबर ई चलो ऐप इसका आंसर हो जाएगा। यस बैंक ने चलो ऐप के साथ में मिलकर एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल कार्ड लॉन्च किया है, और यह अभी सिर्फ बेंगलुरु के उदुपी रीजन के लिए ही है, ठीक है ना। और यह सिर्फ अभी बेंगलुरु और उदुपी रीजन के लिए ही है, सिर्फ इन्हीं जगहों पर ये सर्विसेज अभी मिलेंगी। आगे कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि इसका रिजल्ट देखने के बाद में इसको और एक्सटेंड भी किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the chairman of the advisory committee on service provider of insolvency and bankruptcy board of India IBBI? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के सेवा प्रदाता की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा TV मोहनदास पाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी TV मोहनदास पाई इसका आंसर हो जाएगा। 12 लोगों की ये कमेटी है और मोहनदास पाई जी जो हैं इसके हेड हैं। 12 लोगों की ये कमेटी है और इसके हेड जो हैं मोहनदास पाई जी हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा PR जयशंकर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए PR जयशंकर इसका आंसर हो जाएगा। फिनेंस मिनिस्ट्री ने अगले 3 सालों के लिए जयशंकर जी को IIFCL का MD बना दिया है। तो इसका अगर इनके हम लोग टेन्योर की बात करें तो 3 साल इनका टेन्योर होगा, ठीक है, 3 साल इनका टेन्योर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच मिनिस्ट्री हैज साइंड MOU विद सिडबी टू इंगेज सिडबी एज एन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर PM स्वनिधि? किस मंत्रालय ने सिडबी को PM स्वनिधि की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं सिडबी के साथ में? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सिडबी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के गाइडेंस में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसे कि हम लोग PM स्वनिधि के नाम से भी जानते हैं, जिसे कि हम लोग PM स्वनिधि के नाम से जानते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, को इम्प्लीमेंट करेगी, और इसके लिए दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है। और अगर हम लोग बात करें PM स्वनिधि के बारे में, तो क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो PM स्वनिधि जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 1 जून 2020 को इसे लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया इसे? 1 जून 2020। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 1 जून 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी लाइफ फिर से सही से चलाने के लिए, कामकाज शुरू करने के लिए, जो कि कोरोना की वजह से काफ़ी अफेक्टेड हो गया है, ठीक है, उनको अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के माध्यम से। और इस स्कीम के तहत वेंडर्स जो है 10,000 रुपये तक का, इस स्कीम के तहत में जो भी वेंडर्स होंगे वो 10,000 रुपये तक वर्किंग कैपिटल का लोन ले सकते हैं, ठीक है, और इसे 1 साल के अंदर अंदर उनको मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में रिटर्न भी करना होगा। टाइम से या जल्दी लोन को जमा कर देने पर 7% पर एनएम का इंटरेस्ट सब्सिडी भी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कितने? 7% का, ठीक है ना, 7% का। और अपने फर्स्ट फेज़ में 108 शहरों में इस योजना को अभी शुरू किया गया है। सिडबी की यहाँ पर बात हुई है, लखनऊ इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है इसके CMD हो जाएंगे। लखनऊ हेडक्वार्टर होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है इसके CMD हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, RBI हैज़ इंक्रीज द विड्रॉल लिमिट ऑफ PMC बैंक डिपॉजिटर्स टू हाउ मच रुपीज़ रिसेंटली? हाल ही में RBI ने PMC बैंक जमाकर्ताओं की निकासी की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर ए 1 लाख रुपये इसका आंसर हो जाएगा। पहले यह लिमिट जो है 50,000 रुपये की थी, पहले यह लिमिट जो है 50,000 रुपये की थी, अब उसे डबल कर 1 लाख रुपये कर दिया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन बैंक पर मोरेटोरियम अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
इसकी लिमिट तो बढ़ाई गई है, 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए तक की इसकी लिमिट तो कर दी गई है, लेकिन बैंक पर मोरेटोरियम जो है अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ ही आरबीआई ने 4 और बैंकों की विड्रॉल लिमिट बढ़ाई है। कौन कौन सी वो बैंक की, उनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। केरला कोऑपरेटिव बैंक की विड्रॉल लिमिट जो है 2,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। 2,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। किसकी? केरला कोऑपरेटिव बैंक की। अगर हम लोग बात करें हिंदू कोऑपरेटिव बैंक पठानकोट पंजाब की, तो 25,000 से इसकी लिमिट बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। 25,000 से इसकी लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। बात करें अगर श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक बेंगलुरु में स्थित है, तो इसका कितना बढ़ाया गया है? तो 35,000 से बढ़ाकर इसका 1,00,000 कर दिया गया है। विड्रॉल लिमिट जो है इसकी 35,000 से बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया गया है इसका। और अगर हम लोग बात करें यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोल्हापुर महाराष्ट्र की, तो 5,000 से बढ़ाकर इसकी लिमिट 5,000 से बढ़ाकर इसकी लिमिट को जो है 20,000 कर दिया। ठीक है, तो सिडबी की यहाँ पर बात हुई थी, यहाँ पर आरबीआई की बात हुई थी। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर और आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ में ये भी बताइए कि आरबीआई के जो गवर्नर इस समय प्रेजेंट में हैं वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं, कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर डिप्टी गवर्नर का नाम याद है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सिम बैंक हैज एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $20.10 मिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल टू विच कंट्री। एक्सिम बैंक ने किस देश में अस्पताल के निर्माण के लिए 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा दिया है? और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निकारागुआ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी निकारागुआ इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है एक्सिम बैंक की, तो एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेविड राजक्विन्हा जो है एमडी और सीईओ हो जाएंगे एक्सिम बैंक के। निकारागुआ की अगर हम लोग बात करें, निकारागुआ की अगर हम लोग बात करें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? तो इसकी कैपिटल हो जाएगी मानागुआ। मैं लिख रहा हूँ, इसकी कैपिटल जो हो जाएगी मानागुआ हो जाएगी। और अगर इसकी करेंसी की अगर हम लोग बात करें तो कोरडोना, कोरडोना जो है इसकी करेंसी हो जाएगी। कोरडोबा, डोबा, डोना नहीं, कोरडोबा जो है इसकी करेंसी हो जाएगी। किसकी? निकारागुआ की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद हुंडई मोटर टू लॉन्च द फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाय। किस बैंक ने हुंडई मोटर्स के साथ में मिलकर पहला ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाय लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एचडीएफसी बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, क्लिक टू बाय। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्लिक टू बाय जो है हुंडई मोटर्स के साथ में मिलकर किस बैंक ने लॉन्च किया, तो ये नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। हुंडई मोटर्स और एचडीएफसी बैंक ने मिलकर अपना पहला ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाय लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP। राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उर्जित पटेल। ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे। गवर्नमेंट के कारण कुछ इशू होने के साथ साथ में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। गवर्नमेंट के साथ में इनका कुछ इशू चल रहा था, हालांकि क्या था इसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं थी। अब अखबारों में फालतू की अफवाहें आई थी, उसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है। ठीक है, और अब इन्हें जो है NIPFP का चेयरमैन जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, 22 जून 2020 को इन्होंने ज्वाइन किया और इनका टेन्योर जो रहेगा उर्जित पटेल जी का अगले 4 सालों के लिए, 4 सालों तक ये इस पद पर बने रहेंगे। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि NIPFP के चेयरमैन के रूप में उर्जित पटेल जी ने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने विजय लक्ष्मण केलकर को रिप्लेस किया। ऑप्शन में भी ये भी लिया गया है, विजय लक्ष्मण केलकर को इन्होंने रिप्लेस किया। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना होता तो ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि किसको रिप्लेस किया। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें NIPFP की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? NIPFP के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद अफोर्ड प्लान टू लॉन्च ए को ब्रांडेड हेल्थ कार्ड कॉल्ड स्वास्थ्य कार्ड। किस बैंक ने अफोर्ड प्लान के साथ में मिलकर स्वास्थ्य कार्ड नामक को ब्रांडेड हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है?
और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यस बैंक। ऑप्शन नंबर ए यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग अफोर्ड प्लान की बात करें तो ये दिल्ली बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। बाकी सभी बैंकों का हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यूको बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद व्हिच इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फॉर इट्स कस्टमर्स। अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए यूको बैंक ने किस बीमा कंपनी के साथ में साझेदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। यूको बैंक ने इन सभी बीमा कंपनियों के साथ में मिलकर अभी एक साझेदारी की है और यहाँ पर बात हुई है यूको बैंक की, ठीक है ना। यूको बैंक की यहाँ पर बात हुई है। तो यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? कोलकाता। कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है यूको बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे यूको बैंक की तो अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल जी जो हैं वो यूको बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ में यूको बैंक ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ में बैंकासुरेंस पैक्ट भी साइन किया हुआ है और ये पैक्ट साइन हो जाने से यूको बैंक की सभी 3086 ब्रांचेज में एसबीआई के इंश्योरेंस बेचे जा सकते हैं। कितने ब्रांचेज में? 3086 ब्रांचेज में। इस पैक्ट के साइन हो जाने के साथ में यूको बैंक के सभी 3086 ब्रांचेज में एसबीआई के लाइफ इंश्योरेंस जो है, एसबीआई के इंश्योरेंस जो है वो बेचे जा सकेंगे। और यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ अभी बैंकासुरेंस। तो बैंकासुरेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक पार्टनरशिप होती है जिसमें जो है बैंक इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपनी ब्रांच से अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। टाटा सन्स नटराजन चंद्रशेखरन हैज़ बीन रीनॉमिनेटेड एज ए पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड रिसेंटली। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड कंप्राइजेस हाउ मेनी मेंबर्स? टाटा सन्स के नटराजन चंद्रशेखरन को हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से नॉमिनेट किया गया है। और आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में 21 मेंबर होते हैं। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन हमें ये भी मिली कि टाटा सन्स के जो नटराजन चंद्रशेखर हैं इनको आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में रीअपॉइंट किया गया, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया, ठीक है। और इनका टेन्योर जो रहेगा, चंद्रशेखरन जी का जो टेन्योर रहेगा, ये 2 साल के लिए इनका टेन्योर रहेगा। पहली बार इन्हें जो है 4 मार्च 2016 को नॉमिनेट किया गया था, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया ना कि रीनॉमिनेट किया गया है। तो पहली बार इनको कब नॉमिनेट किया गया होगा ये भी जानना जरूरी है। तो पहली बार इनको जो है 4 मार्च 2016 को नॉमिनेट किया गया था और दूसरी बार अभी फिर से इनको नॉमिनेट किया गया है और इनका कार्यकाल जो है इस बार अब 2 साल का रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू प्रोडक्ट केबीएल माइक्रो मित्रा फॉर एमएसएमईज रिसेंटली? हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमईज के लिए नया उत्पाद केबीएल माइक्रो मित्र लॉन्च किया है? और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर होगा कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट के माध्यम से एमएसएमईज को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। कर्नाटका बैंक की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो महाबलेश्वर एमएस जो है वो कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। बाकी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एचएसबीसी, यस बैंक, इनका हेडक्वार्टर और इनके एमडी और सीईओ आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। आरबीआई एक्सटेंड्स हाउ मेनी करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी विंडो फॉर येस बैंक्स बाय 3 मंथ? आरबीआई ने येस बैंक के लिए कितने करोड़ रुपए के स्पेशल लिक्विडिटी विंडो को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 50,000 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी आरबीआई ने मार्च में 3 महीने के लिए स्पेशल लिक्विडिटी विंडो को एक्सटेंड किया था, ठीक है। और अब फिर से 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। येस बैंक की अगर बात करें तो हम लोग, येस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज जो है ये येस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट। व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियाज जीडीपी इन 2020 एज पर द एस्टिमेशन ऑफ मूडीज? मूडीज के अनुमान के अनुसार 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने की कमी आएगी, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी
3.1%, 3.1% की कमी आने वाली है। मूडीज़ ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की है जून में। फिर से सुनिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मूडीज़ की जो रिपोर्ट आई अभी जून महीने में वो किस नाम से पब्लिश की गई, या फिर डायरेक्टली रिपोर्ट का नाम पब्लिश कर देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सी एजेंसी ने इसको पब्लिश किया। तो आप लोग इस नाम को फिर से सुनिए, मूडीज़ ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की है जून में। रिपोर्ट का नाम फिर से सुनिए, ग्लोबल मैक्रो आउटलुक, ठीक है ना। और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जीडीपी में 3.1% की कमी होने का अनुमान लगाया गया है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात हुई 2020 की। 2020 में इंडिया की जीडीपी में 3.1% की कमी होने का अनुमान लगाया गया है मूडीज़ के इस रिपोर्ट के अनुसार। और अगर 2021 की अगर हम लोग बात करें, इसी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग 2021 की बात करें, तो 2021 में इंडिया की जीडीपी जो है वो 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द ओनली G20 कंट्री दैट विल रिकॉर्ड ग्रोथ इन द इकोनॉमी इन 2020 एज पर मूडीज। मूडीज के अनुसार 2020 में अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र G20 देश कौन सा होगा। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई चाइना। ऑप्शन नंबर ई चाइना इसका आंसर हो जाएगा। चाइना की जीडीपी 2020 में 1% तक रहने का अनुमान है, और 2021 में यह 7.1% तक रह सकती है। 2021 में ये 7.1% तक रह सकती है। और मूडीज के अनुसार चाइना एकमात्र G20 देश है जिसकी जीडीपी 2020 में ग्रो करेगी, ठीक है ना। यहाँ पर बात हुई है G20 देशों की, तो G20 देशों में कितने देश आते हैं ये बताइए, बहुत बेसिक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग बताने की कोशिश करिए। और अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद US गोल्ड करेंसी INC एंड ब्लॉकफिश टू इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट मॉनेटरी गोल्ड बैग्ड US गोल्ड डिजिटल करेंसी इन इंडिया एंड फ्यू अदर कंट्रीज। किस कंपनी ने भारत और कुछ अन्य देशों में दुनिया की पहली मॉनेटरी गोल्ड बैग्ड US गोल्ड डिजिटल मुद्रा शुरू करने के लिए US गोल्ड करेंसी इंक और ब्लॉकफिश के साथ में साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा IBMC फाइनेंशियल प्रोफेशनल ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने जून मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से जो भी क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका था, उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर उसको देखिए। आज हम लोगों ने पार्ट 2 डिस्कस किया, और आने वाले टाइम में हम लोग पार्ट 3 भी डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट में हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। एक ही पार्ट में कवर करने से कई बार क्या होता था कि वीडियोस काफ़ी सारा लंबी हो जाती थी, ठीक है, 1.5 पौने 2 घंटे की वीडियो हो जाती थी, तो मुझे रिकॉर्ड करने में भी प्रॉब्लम होती थी और आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको छोटा छोटा कर दिया, जिससे आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम हो और मैं आसानी से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले टाइम में हम लोग पार्ट 3 भी डिस्कस इसका कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।